अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यार एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, पहले एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, उससे समझ लोगे यार। सपोज करो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, और आप कुछ फूड ऑर्डर करते हो, ठीक। और वेटर को आप बोलते हो कि ये खाना लेकर आने के लिए, मेन्यू में आप बोलते हो कि ये फूड आइटम लाने के लिए। और जब वो वेटर जाता है किचन में तो उसे पता लगता है कि वो फूड है ही नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो यार ये वो उस रेस्टोरेंट पे एक दिक्कत आ गई, ठीक है, कि वहाँ पे वो खाना अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या इस केस में रेस्टोरेंट अपना शटर डाउन कर देगा, मतलब बंद कर देगा कि उसके पास तो फूड अवेलेबल ही नहीं है, या फिर वो कुछ और करेगा, ठीक है। या तो उसे कोई दूसरा फूड ऑफर कर देगा कि अगर ये नहीं हमारे पास अवेलेबल तो आप इसे टेस्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, ठीक है। या तो अपना वो शटर बंद कर ले, या तो जो आ रखा है उसे दूसरा फूड ऑफर करे, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई, ठीक है। तो उसी दिक्कत को यार को हम प्रोग्राम में किस तरह से मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कि आपका एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब उस उस पूरे प्रोग्राम में से छोटे से पार्ट में कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है। तो क्या उस छोटे से पार्ट की वजह से क्या आपका पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए? नहीं यार, ये तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पे यार एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये कह रहा होता है कि अगर यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आ गई ना तो इसके रिस्पॉन्स में कुछ किया जाएगा, ठीक है। इसे हैंडल करा जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है। सो एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स, द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम इज डिस्टर्ब एंड प्रोग्राम टर्मिनेट्स। जब भी यार कोई एक्सेप्शन अगर प्रोग्राम में आएगा तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं 3 एक्सेप्शंस के। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या हुआ यार, कि सपोज करो कि आपके पास 2 नंबर है, आपको डिवाइड करना है ए डिवाइडेड बाई बी। और ए में आपने कोई नंबर लिया, मान के चलो 5, और बी में आपने लिया 0। तो हम जानते हैं यार 0 से तो किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है ये ऑपरेशन करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये दे देगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है यार, सपोज करो आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है, मान के चलो कोई रेफरेंस वेरिएबल है जैसे बी है, ठीक। तो बी पॉइंट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी में। और मान के चलो फिर आपने बी को नल पॉइंट करा दिया, यानी अब बी किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। और देन आप प्रोग्राम में बी के थ्रू उस ऑब्जेक्ट का कोई मेथड कॉल कर रहे हो, ठीक है, बी डॉट करके। पर यार बी तो नल को पॉइंट कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या है यार, कि सपोज करो आपने एरे डिक्लेयर करा 5 साइज का, ठीक है। और आप एरे ऑफ 6 में कुछ डालना चाह रहे हो, तो भाई ये तो है ही 5 और आप 6 में डालना चाह रहे हो, यानी आप इंडेक्स के बाहर जा रहे हो। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इसे कहेंगे, ठीक है। अभी हम इसे और डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे थ्रो किया जाता है, ठीक है, ट्राई एंड कैच, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट आप समझिए कि एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब उसी प्रॉब्लम को हैंडल करना होता है, उसको ही हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब देख लेते हैं यार एरर क्या है। एक्सेप्शन और एरर के बीच में डिफरेंस भी आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सो एरर रिप्रेजेंट अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, that occur outside the control of a program and cannot be handled by the application code। ये कह रहा है यार कि एरर जो है ना ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है, और ये आपके सिस्टम की वजह से आ रहा होता है। क्या मान के चलो आपके सिस्टम में मेमोरी फुल हो गई, ठीक। तो ये तो आपका आपके कोड में गलती की वजह से नहीं हो रहा है यार, कि आपने कोड गलत लिख दिया उससे में, ये तो आपके सिस्टम की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसे ही बोलेंगे यार एरर। ये आपके प्रोग्राम के लॉजिक या सिंटेक्स की गलती की वजह से नहीं हो रहा है, ये कुछ सिस्टम की दिक्कतें की वजह से हो रहा है, जैसे मेमोरी को फुल हो जाना, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो हो जाना, वर्चुअल मशीन एरर, ठीक है। तो आप समझिए कि एक्सेप्शन और एरर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। कि एक्सेप्शन यार आपके प्रोग्राम में दिक्कत की वजह से हो रहा होता है, और ये एरर आपके सिस्टम के ऊपर हो रहा है। एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो, एरर को आप हैंडल नहीं कर सकते,
ठीक है। एरर को प्रोग्रामर हैंडल नहीं कर सकता, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर सो दैट नॉर्मल एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। अभी हम समझेंगे कि रन टाइम एरर पे किस तरह से एरर आ रहा होता है। तो अभी आप समझ गए हो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम जावा में करते हैं। उस प्रॉब्लम को, जब वो प्रॉब्लम अराइज हो आपके कोड में, तो आप उसको किस तरह से ओवरकम करोगे, ठीक है। उसको ही बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। अब देखते हैं किस तरह से वो जावा ने इसका मैकेनिज्म पूरा बना रखा है। अब यार हमारे पास एक पैकेज होता है जावा में, जावा डॉट लैंग, जावा, सॉरी गलत लिख दिया, जावा डॉट लैंग, ये हमारे पास है पैकेज। और इस पैकेज के अंदर है यार थ्रोएबल क्लास, ठीक है। इस पैकेज के अंदर है थ्रोएबल क्लास। अब जितने भी एक्सेप्शन होते हैं ना यार प्रोग्राम में, एक्सेप्शंस और एरर्स, वो सारे इस थ्रोएबल क्लास के सब क्लासेस होते हैं। यानी कि जितने भी एक्सेप्शंस हैं और एरर्स हैं, वो इस थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड करके बन रही होंगी, ठीक है। तो मतलब जावा ने क्या करा ना यार, कि जो भी एक्सेप्शन हो सकती है ना, जो भी एक्सेप्शन हो सकती है उसको उसके क्लासेस बना के उसने रख रखे हैं जावा डॉट लैंग पैकेज में। और उन सबका सुपर क्लास कौन सा है? थ्रोएबल। और जो भी एक्सेप्शन होंगी वो इस थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, ठीक है। मतलब सबसे टॉप पे आपका आ गया थ्रोएबल। अब उसके नीचे हैं हमारे बाकी सारी क्लासेस। तो एरर्स वाली हो गई, और फिर एक्सेप्शंस वाली क्लासेस हैं। अब एक्सेप्शंस के अंदर भी यार दो दो टाइप के क्लासेस होंगे। पहला रन टाइम एक्सेप्शंस वाली, और दूसरी अदर एक्सेप्शंस। अब इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो अभी आपके मन क्लियर होगा कि हमारे पास जावा डॉट लैंग पैकेज में थ्रोएबल क्लास होती है, और जितने भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं ना प्रोग्राम में, उनका हमारे पास क्लास बना के रखा हुआ है, और वो क्लासेस थ्रोएबल को एक्सटेंड कर रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। दो प्रकार के एक्सेप्शन होते हैं यार, एक होता है चेक्ड और दूसरा होता है अनचेक्ड। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। चेक्ड एंड अनचेक्ड, ठीक है। वेयर एरर इज कंसिडर्ड एज अनचेक्ड एक्सेप्शन, द सन माइक्रो सिस्टम सेज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। यार ये ज्यादा घुमा दिया। आप याद रखो कि दो एक्सेप्शन होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। एरर्स तो और एक्सेप्शन तो अलग अलग हो गए ना यार, ठीक है। एरर तो सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से आ रही है। अब हम समझते हैं एर चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है। तो चेक्ड एक्सेप्शन यार, द एक्सेप्शन दैट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय प्रोग्रामर एट कंपाइल टाइम। तो देखो यार, हमारा फ्लो क्या होता है। हमने प्रोग्राम लिखा, ठीक है। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। फिर कंपाइल के टाइम पर हमारा जो कंपाइलर होता है ना, वो हमारे प्रोग्राम में चेक करेगा कि कहीं इसमें ये एक्सेप्शन तो हो नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो उन सारे एक्सेप्शंस को चेक करता है। वो चेक्ड एक्सेप्शंस, हमारे जो भी चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर में हमारे जो एक्सेप्शंस आ गए ना, चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर जो भी एक्सेप्शंस आ गए, वो हमारा कंपाइलर हमारे कोड में चेक करता है कहीं पे ये एक्सेप्शन तो अकर नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हो रहा होगा तो वहां पे हमारा कंपाइलर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अब मैं समझाता हूँ कि थ्रो करने का मतलब क्या है, बट आप समझ लो कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो कि कंपाइलर चेक कर रहा होता है कंपाइल टाइम पे। जैसे कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। आपने मान के चलो कोई फाइल दैट नीड्स टू बी ओपनड इज नॉट फाउंड। कोई फाइल आपके प्रोग्राम में ओपन होना चाहिए था, बट वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो वो सारी एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहा होता है हमारा कंपाइलर। तो वो वहां पे थ्रो कर देगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और ये जो चेक एक्सेप्शन होती है वो हमारा चेक हो रहा होता है कंपाइल टाइम पे ही हो रहा होता है चेक, ठीक है।
अब दूसरा एक्सेप्शन कौन हो गया? अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो हमारा कंपाइलर नहीं चेक कर रहा होगा कंपाइल टाइम पे, वो हमारे आगे अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक है। सो अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर द क्लास दैट दैट एक्सटेंड्स द रन टाइम एक्सेप्शन। तो यार अगर कंपाइल टाइम पे अगर वो नहीं हैंडल हो, मतलब नहीं चेक कर रहा है कंपाइलर, तो वो हमारे रन टाइम पे होगा, ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन। अब समझते हैं यार कि रन टाइम एक्सेप्शन कैसे होंगे। जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आपका प्रोग्राम है जिसमें आप दो नंबर को डिवाइड करना चाह रहे हो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप यूजर से एंटर करवा रहे हो, ए और बी। एक काफी छोटा, काफी समझने वाला प्रोग्राम, ए और बी। आप ये दोनों वैल्यूज यूजर से ले रहे हो। अगर यूजर ने डिनोमिनेटर में जीरो जीरो दे दिया, तो भाई ये तो आप कंपाइल टाइम पे नहीं ना, आप पता था कि आपके ए में क्या वैल्यू होगी, बी में क्या वैल्यू होगी, ये तो आपको रन टाइम पे ही पता चल रहा है। यूजर ने गलत यहाँ पे बी की वैल्यू दे दी, मतलब जीरो दे दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करना। तो यहाँ पर हमारा जावा वर्चुअल मशीन अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। चेक्ड पे कौन कर रहा था? कंपाइलर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था। यहाँ पे अनचेक्ड में जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। तो यार रन टाइम पे ना, या तो जेवीएम एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है, या तो यूजर खुद से ही थ्रो करता है यूजिंग थ्रो कीवर्ड। जब हम पढ़ेंगे थ्रो को तो आप और समझा दूंगा, बट रन टाइम पे दो लोग एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। पहला तो जेवीएम हो गया, और दूसरा हो गया हमारा हम खुद से थ्रो कीवर्ड का यूज करके, ठीक है। वैसे ही अनचेक में हो गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये सारे जो एक्सेप्शन है ना यार, ये रन टाइम पे अकर हो रही होती है, इसलिए जेवीएम इसे थ्रो करता है, ठीक है। अब मैंने एरर आपको समझा ही दिया कि एरर्स आर टिपिकली इग्नोर्ड इन कोड बिकॉज यू कैन यू कैन रेयरली डू एनीथिंग अबाउट एन एरर, ठीक है। जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गया, मेमोरी फुल हो गई, तो इसमें आप क्या ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें एरर हो गई, ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी एरर। अब तक यार हमने एक्सेप्शन और उसके टाइप देख लिए, चेक्ड और अनचेक्ड, और ये भी देख लिया एक्सेप्शन और एरर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यार एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो कीवर्ड यूज हो रहे होते हैं ना, उसे हम देखते हैं, ठीक है। पहला है ट्राई। तो यार ट्राई के अंदर, जैसे यहाँ पे आप मैंने बना रखा है प्रोग्राम का थोड़ा सा ढांचा, तो ये जो ट्राई कीवर्ड होता है ना, ट्राई कीवर्ड और इसके ब्लॉक के अंदर जो हमारा रिस्की कोड होता है, जो कोड जिस कोड में एक्सेप्शन आने की संभावनाएं हैं, ठीक है, उसे हम इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, ठीक है, कैच। और जब इस ट्राई ब्लॉक से कोई एक्सेप्शन थ्रो हुआ होगा, या तो थ्रो कीवर्ड लगा के, या तो जेवीएम खुद से करे, या फिर कंपाइलर थ्रो करे, ठीक है, तो उसे हैंडल करेंगे यहाँ पे कैच, कैच के हेल्प से, कैच कीवर्ड। और यहाँ पे एक्सेप्शन मेंशन कर देते हैं, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं, और फिर यहाँ पे उस हैंडलिंग कोड लिखते हैं कि जब ये एक्सेप्शन हो जाए तो ये वाला कोड चलना चाहिए, ठीक है। तो वो हैंडलिंग कोड इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, कैच ब्लॉक के अंदर, ठीक है। फिर फाइनली है, फाइनली वो है ना जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, फाइनली थ्रोज। थ्रो से हम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, थ्रोज थ्रोज से हम डिक्लेयर करते हैं कि ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। अभी आपको मैंने मोटा मोटा ऊपर से बताया, पर हम इसे डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप समझो ना कि जो कोड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है उसे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ट्राई कीवर्ड से हमने ट्राई ब्लॉक बना दिया, और इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। और जब यहां से एक्सेप्शन निकल के आती है ना, तो उसे हैंडल करने का काम करता है ये कैच ब्लॉक, ठीक है। और कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मेंशन होता है कि कौन सा एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर हम 10 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पक्का यहाँ से जेवीएम क्या थ्रो करने वाला है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करने वाला। तो यहाँ पे कैच कैच यहाँ से जेवीएम अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है।
तो इसे हैंडल करने का काम है कैच का। तो कैच के अंदर हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फिर जब जेवीएम अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो यहाँ पे कैच से वो कैच उसे हैंडल कर लेगा और यहाँ पे प्रिंट करा देगा। और यहाँ पे हमारा वो हैंडलिंग कोड लिखा हुआ है। हैंडलिंग कोड क्या लिखा हुआ है यार? कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो जो आपको इन्फॉर्म करना है। जब ऐसा कुछ एक्सेप्शन आ रहा हो प्रोग्राम में तो आप उसके बाद क्या क्या रिस्पॉन्स देना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हैंडलिंग कोड हमने लिख दिया है कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है। तो कोड का आउटपुट आ जाएगा कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। इन केस अगर 10 डिवाइडेड बाई 1 होता है, यानी यहाँ से अगर एक्सेप्शन नहीं होता तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता यार, सिंपली, ठीक है। वैसे देखो मल्टीपल कैच ब्लॉक को समझते हैं यार कि हम मल्टीपल कैच कैच ब्लॉक्स भी हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। अब जैसे देखो हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया, ठीक है, 5 साइज का। अब हम उसके 10th इंडेक्स पे 20 डालना चाह रहे हैं, ठीक है यार। अब 5 साइज है और 10 तो उसके इंडेक्स के आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कैच कैच ये चेक कर रहा है कि कहीं अर्थमेटिक एक्सेप्शन तो नहीं है। तो यहाँ से जेवीएम क्या थ्रो करेगा जब ये प्रोग्राम चलेगा यार? तो यहाँ से जेवीएम क्या थ्रो करेगा? जेवीएम तो यार थ्रो करेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो हमारा पहला कैच चेक करेगा कहीं अर्थमेटिक एक्सेप्शन तो नहीं है। तो बोला कि नहीं, ये तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ, यहाँ से अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं आ रहा। तो इसे हैंडल नहीं करेगा, तो यानी ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। फिर ये वाला कैच ब्लॉक चेक करेगा कहीं अर्थमेटिक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, और जेवीएम ने थ्रो भी एग्जैक्टली यही कर रखा होगा। तो हमारा ये वाला ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा एरे इंडेक्स एरर, ठीक है। तो आप समझ गए यार, एक कोड में मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारा दो कीवर्ड तो क्लियर हो गया ना, ट्राई एंड कैच। अब हम समझते हैं फाइनली। अब यार ये जो फाइनली है ना, फाइनली ब्लॉक, ये भी ट्राई और कैच ब्लॉक के साथ एसोसिएट करके लिखते हैं। सो द फाइनली ब्लॉक मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ ट्राई ब्लॉक। यू कैन नॉट यूज फाइनली विदाउट अ ट्राई ब्लॉक, ठीक है। You should always place those statement in the block that must be executed always। यानी कि हमारा जो फाइनली ब्लॉक का कोड होगा ना यार, वो हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रहा हो, हमारे प्रोग्राम में ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन थ्रो हुआ हो रहा हो या ना हो रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 0 कर रहे होते ना, तो पहले हमारा प्रिंट होता एक्सेप्शन, क्योंकि कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता उस केस में। एक्सेप्शन प्रिंट होता एक्सेप्शन, और उसके बाद प्रिंट होता फाइनली ब्लॉक एक्सिक्यूटेड। और दूसरे केस में जब यहाँ से एक्सेप्शन नहीं आ रहा होता तो फिर सिर्फ प्रिंट हो रहा होता फाइनली ब्लॉक एक्सिक्यूटेड। यानी कि हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो हर बार ही एग्जीक्यूट होता है। तो हम प्रोग्राम में इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जो कोड, उसे हम किस ब्लॉक में लिखेंगे यार? फाइनली ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है। तो आप फाइनली ब्लॉक भी समझ गए। अब हम समझते हैं थ्रो कीवर्ड। तो अब तक तो हमने देखे यार ट्राई, ट्राई के अंदर हम अपना रिस्की कोड लिखते हैं और कैच से हम उसे हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं थ्रो कीवर्ड क्या है। थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रोएबल क्लास और इट्स सब क्लासेस कैन बी थ्रोन। बोल रहा है कि आप थ्रो कीवर्ड से आप खुद से ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले तो जेवीएम थ्रो कर रहा था रन टाइम से, कुछ एरर कुछ एक्सेप्शन आता था तो जेवीएम थ्रो कर देता था, जिसे हमें फिर हैंडल कर रहे होते थे कैच से, ठीक। बट आप प्रोग्राम में खुद से भी थ्रो कर सकते हो, बट ओनली कंडीशन इज कि जो भी आप ऑब्जेक्ट है ना आप थ्रो कर रहे हो, वो थ्रोएबल क्लास का होना चाहिए या तो उसके सब क्लासेस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये एग्जांपल देखो। हम एज चेक कर रहे हैं, अगर एज 18 से कम है तो हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसका ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड से उसका ऑब्जेक्ट बना लिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन का, ठीक है, और वो थ्रो कर रहे हैं।
विथ हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। सो अगर जैसे हम इस फंक्शन को चेक एज को जब 18 से कम यहाँ पे इस मेन मेथड हमने पास किया 15, तो यहाँ से हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमारे पास आ जाएगा और इसे हमने खुद से थ्रो किया है, मतलब एक्सप्लिसिटली थ्रो किया है विथ हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। सो आप समझ गए यार, थ्रो थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। पहले हमें थ्रो लिखना होता है, देन ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, और ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए थ्रोएबल क्लास का या उसके सब क्लासेस के। ठीक है, तो हम थ्रो कीवर्ड समझ गए यार। अब हम समझते हैं थ्रोस कीवर्ड। ठीक है, तो यार थ्रोस कीवर्ड से हम क्या कर रहे हैं, इससे हम कोई एक्सेप्शन को थ्रो नहीं कर रहे हैं, भेज नहीं रहे हैं, बस हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं ना, हम फंक्शन को डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि भाई इस फंक्शन में ये एक्सेप्शन आ सकता है। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं ना, तो वहां पे हम लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ सकता है। क्यों ऐसा करते हैं यार, कि मान के चलो कभी आपने उस फंक्शन को कॉल किया किसी दूसरे क्लास में या फिर मेन मेथड में, तो आपको उस जहाँ पे हमने जब थ्रोस कीवर्ड के साथ जो भी एक्सेप्शन डिफाइन करी होगी ना, उसे आपको हैंडल करना होगा। मतलब आप इन्फॉर्म कर दे रहे हो कि भाई इस मेथड में ये एक्सेप्शन आ सकता है, जिसे तुम्हें हैंडल करना होगा। ठीक है, जिसे तुम हैंडल करो। जैसे देखो, यहाँ पे क्लास टेस्ट है, हमारा एक मेथड है रीड फाइल, तो हमने थ्रोस कीवर्ड से बस ये डिक्लेयर कर दिया ना कि रीड फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब देखो, हमारा जो मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइन में, तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया विथ हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड कि भाई इसके अंदर भी इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ सकता है। कि कैसे आ सकता है यार, क्योंकि इस रीड फाइल को हम इस मेन मेथड के अंदर पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। अगर फाइल फाइल अगर ना ओपन हुई हो, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, तो यानी मेन मेथड में भी एक्सेप्शन आ गया। तो बस यार आप ये समझ लो कि थ्रोस कीवर्ड से हम ये डिक्लेयर कर देते हैं मेथड को कि इस मेथड में ये एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, सो हमारे प्रोग्राम का एक बार फ्लो समझ लेते हैं। अब तक तो आपने देख लिया कि ट्राई के अंदर हम रिस्की कोड रखते हैं, कैच से उसे हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं, सॉरी थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। और थ्रोज एस वाला, यहां से हम मेथड को डिक्लेयर कर देते हैं, इस मेथड में एक्सेप्शन आ सकता है। और हमने देखा यार कि फाइनली जो भी कोड फाइनली ब्लॉक के अंदर रहता है वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है। तो देखो यार, हमारे पास दो केसेस हैं। पहला हमारा ट्राई चलेगा, पहला एक्सेप्शन वाला केस। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आया। ठीक है, तो एक्सेप्शन की वजह से हमारा कैच ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल होगी, फिर देन हमारा फाइनली ब्लॉक चलेगा। और जब एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो ट्राई ट्राई के बाद सीधा हमारा चला जाएगा फाइनली के पास। देन उसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट स्टेटमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट हो रही होंगी। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग अब तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे यार कस्टम एक्सेप्शंस। यार अब तक हमने प्रोग्राम में देखा कि हमारा जेवीएम जो भी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट्स थे किसके, थ्रोएबल क्लास के ऑब्जेक्ट थे या इसके सब क्लासेस के। जो भी हम एक्सेप्शन जेवीएम के थ्रू से या फिर थ्रो कीवर्ड के हेल्प से भेज रहे थे, वो ऑब्जेक्ट्स थे किसके, या तो थ्रोएबल के ऑब्जेक्ट का, थ्रोएबल, या तो उसके सब क्लासेस की। अब जो हम ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे ना, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, वो हम खुद की बनाई हुई एक्सेप्शन क्लास से ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करने हैं। ठीक है, यानी कस्टम एक्सेप्शन बनाने हैं, कस्टम एक्सेप्शन क्लास बना रहे हैं। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास होगा कस्टम क्लास, बस ये किसका सब क्लास होगा, या तो ये थ्रोएबल का सब क्लास होगा या थ्रोएबल के सब क्लासेस का सब क्लास होगा। ठीक, तो चलिए यार बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं इनवैलिड एज, क्लास इनवैलिड एज एक्सेप्शन। हमने इसे एक्सटेंड करा दिया एक्सेप्शन से, यानी कि ये जो क्लास है ये इसका सब क्लास है। ठीक है, फिर हमने कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में
एक स्ट्रिंग मैसेज ले रहे हैं, ठीक है। फिर सुपर मैसेज, यानी कि हमने क्या किया, एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर को हमने पहले यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब देखो यार, हमने एक क्लास बनाया टेस्ट, टेस्ट करेंगे यहाँ पर। हमारे पास एक चेक मेथड है, यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड्स हमने ये डिक्लेयर कर दिया भाई, ये चेक मेथड आपका इनवैलिड एज एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। इफ एज इज लेस देन 18 तो हम इनवैलिड एज एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हम इसे मेन मेथड में इस चेक को कॉल करेंगे तो हमने यहाँ पे मेन मेथड को भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये भी इनवैलिड एज एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, क्योंकि मेन मेथड में हम इस चेक को बुला रहे हैं, तो हमें मेन मेथड को भी तो डिक्लेयर करना चाहिए कि यहाँ से इनवैलिड एज एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया यार कि हम खुद का एक्सेप्शन क्लास भी बना सकते हैं, बस शर्त होनी चाहिए कि ये एक्सेप्शन क्लास सब क्लास होना चाहिए थ्रोएबल का, या उसके सब क्लासेस का ये सब क्लास होना चाहिए, ठीक है। अब यार, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस जो कि हमारे जावा डॉट लैंग पैकेजेस में हैं, ठीक है। सबसे पहला तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये कब आता है यार, जब हम नंबर को डी जीरो से डिवाइड करते हैं, यानी अरिथमेटिक में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आएगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन यार मैंने ऊपर आपको समझाया था कि जब जब नल रेफरेंस हो रहा हो तब ये एक्सेप्शन आता है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जब हम एरे के इंडेक्स के बाउंड, मतलब उसके इंडेक्स से ज्यादा को एक्सेस करना चाहें, उसके आउट ऑफ बाउंड हो जाए हमारा इंडेक्स, तभी ये आएगा, ठीक है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जब हम कुछ इनवैलिड कन्वर्जन कर रहे होंगे तो हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। जब हमारे कुछ फाइल में दिक्कत होगी तो आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एक्सेप्शन क्लास। तो यार जावा के अंदर जितने भी एक्सेप्शन क्लास हैं वो सारे सब क्लासेस होते हैं थ्रोएबल क्लास पे, ठीक है। अब थ्रोएबल क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि एरर हैंडलिंग में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम उन्हीं मेथड्स को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थ्रोएबल क्लास के अंदर मैसेज मेथड है गेट मैसेज। तो ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न अ डिटेल स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग व्हाई द एरर अकर्ड। ये हमें प्रिंट कराएगा कि एरर यहाँ पे क्यों आया, ठीक है। एग्जाम्पल से भी देख लेंगे, अभी एग्जाम्पल कोड में करेंगे तो और समझ आ जाएगा। दूसरा प्रिंट प्रिंट स्टैक स्टैक ट्रेस। तो ये यार हमें पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देता है एरर के बारे में, जैसे प्रिंट द स्टैक ट्रेस टू कंसोल द क्लासिक रेड टेक्स्ट डेवलपर बाय। मतलब ये कह रहा है यार, ये आपको ये भी बताएगा कि एक्सेप्शन क्लास का नेम क्या है, एरर मैसेज भी आपको दिखाएगा, ठीक है। और साथ साथ यही बताएगा कि किस लाइन पे आपको ये किस लाइन से ये एरर आ रहा है, ठीक है। लोकेशन भी आपको बता देगा। तो यार डीबगिंग में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। अब ये है गेट कॉज, ये रिटर्न कर रहा होता है रिटर्न्स द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एक्सेप्शन। तो यार ये भी रीजन रिटर्न कर रहा है कि क्यों यहाँ पे एरर आया, बट ये रिटर्न ये यूज हो रहा होगा नेस्टेड केस में, नेस्टेड एक्सेप्शन की केस में, कि मतलब एक एक्सेप्शन की वजह से जब दूसरे में एक्सेप्शन आ रहा होगा तो ये रिटर्न कर देगा कि कहाँ से एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। टू स्ट्रिंग, तो गेट मैसेज में तो यार सिर्फ हमारे पास मैसेज आ रहा था कि एरर क्यों आया। टू स्ट्रिंग में क्लास का नेम भी आएगा, किस एक्सेप्शन क्लास है, प्लस आपका मैसेज भी आएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पब्लिक क्लास टेस्ट है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स ट्राई ब्लॉक के अंदर में अपना रिस्क की कोड लिख चुके हैं, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0। पक्का है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है। कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं एज अ पैरामीटर, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से गेट मैसेज को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से यार अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो हुआ जा होगा, ठीक है। ट्राई ब्लॉक से यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगा, जेवीएम एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है, जिसे कैच ब्लॉक कैच करने का काम करेगा। तो यहाँ से हमारे कंसोल पे क्या आउटपुट आएगा, ई डॉट गेट मैसेज, यहाँ पे
प्रिंट करेगा डिवाइडेड बाय 0 मैसेज, ये हमारे पास कंसोल में प्रिंट होके आ रहा होगा, डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो गेट गेट मैसेज भी देख लिया। अगर हम सिमिलरली यहाँ पे करते ई डॉट टू स्ट्रिंग, क्या था, टू स्ट्रिंग, गेट मैसेज की यहाँ पे करते थे ई डॉट टू स्ट्रिंग। अगर हम यहाँ इसके यहाँ पे ये कर रहे थे ई डॉट टू स्ट्रिंग, तो क्या आता है? ठीक है, तो देख लेते हैं। इस केस में हमारा यार एक्सेप्शन क्लास का नेम प्लस में मैसेज आता है ना स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास आ रहा होता है जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन और बाई 0, यानी आपके पास मैसेज भी आ गया और क्लास का नेम भी आ गया। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से। अगर सपोज करो ये जा क्यों नहीं रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते ई डॉट स्टैक ट्रेस, मेथड का नेम होता है, पूरा नेम होता है। अगर यहाँ पे लिखते ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो यहाँ पे हमारे पास यार पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ रही होती है, मतलब क्लास का नेम भी कि क्या एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है, मैसेज भी, और किस लाइन पे आया, ठीक है, कहाँ पे किस मेथड के अंदर वो आया वो भी बता रहा होता है। जैसे इस केस में आएगा जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्ट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये क्लास नेम आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद मैसेज भी आ जाएगा बाई 0, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एट टेस्ट डॉट मेन, यानी ये लोकेशन भी बता देगा कि कहाँ पे आपका एरर आ रहा है। ठीक है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, तो हमने देख लिया यार, हमने 3 मेथड्स को देख लिया, गेट मैसेज देख लिया, टू स्ट्रिंग देख लिया, प्रिंट स्टैक ट्रेस देख लिया। अब हमारे पास बचा गया है गेट कॉस, अब गेट कॉस को भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास लास्ट मेथड है गेट कॉस, थ्रोएबल क्लास का, के अंदर ये लास्ट मेथड प्रेजेंट है गेट कॉस, रिटर्न्स द रीजन बिहाइंड द एक्सेप्शन इफ caused बाय अनदर एक्सेप्शन। इसे समझेंगे, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है पब्लिक क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स, इसके अंदर है नेस्टेड ट्राई ब्लॉक, नेस्टेड ब्लॉक है इसके अंदर। ठीक है, एक ट्राई के अंदर एक और ट्राई एंड कैच कैच ब्लॉक प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्राई एंड कैच ब्लॉक है, और इसके अंदर एक और हमने ट्राई के अंदर एक और ट्राई एंड कैच ब्लॉक प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर फिर से हमने अपना रिस्की काम कर रहे हैं, 10 को हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कैच कैच ब्लॉक भी प्रेजेंट है इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। और फिर जब यहाँ से अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसे हैंडल करने के लिए ये कैच ब्लॉक प्रेजेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दिया, अब थोड़ा कोड को डिटेल में समझते हैं। तो क्योंकि यार यहाँ 10 को 0 से डिवाइड किया जा रहा है, तो जेवीएम यहाँ से अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक है, यहाँ से अब ये एक्सेप्शन इस कैच ब्लॉक के पास जाएगा। ठीक है, तो ये कैच ब्लॉक क्या कर रहा है, ये कैच ब्लॉक एक और नया एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है विथ हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। हमने देखा था ना, एक्सप्लिसिटली भी एक्सेप्शन को थ्रो किया जाता है विथ हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। तो ये एक नया एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, नया एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे इसने थ्रो किया, तो इसे हैंडल करने का काम कौन सा ब्लॉक करेगा, ये वाला कैच ब्लॉक। तो इसके पास ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं ई डॉट गेट कॉज, इस ऑब्जेक्ट से हम इस गेट कॉज मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास रीजन आएगा, क्या रीजन आएगा, बाय 0। इस कोड को हम चला के भी देख लेते हैं।
तो आपको तो समझ आ गया ना कि नेस्टेड नेस्टेड ब्लॉक है यहाँ पे। नेस्टेड ब्लॉक से यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली एक एक्सेप्शन को थ्रो किया है, जिस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा होगा ये वाला कैच फ्लो, और यहाँ पे हम गेट कॉज प्रिंट करा रहे हैं, गेट कॉज देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिख के रख रखा है कंपाइलर पे। अब इसे रन कराते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे आ गया जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का नेम है, एक्सेप्शन क्लास का नेम है, और रीजन बता रहा है बाय जीरो, ठीक है। तो गेट कॉज भी क्लियर हो गया है, ठीक है। हमने इसी के साथ थ्रोएबल क्लास के सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स को भी पढ़ लिया है, ठीक है। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। मैसेज के अंदर सिंपल मैसेज आएगा, ठीक है। टू स्ट्रिंग के अंदर क्लास का नेम प्लस में मैसेज दोनों आएगा, ठीक है। गेट कॉज नेस्टेड के केस में यूज हो रहा था, जिसके अंदर क्लास नेम प्लस में मैसेज आ रहा होता है। और स्टैक प्रिंट स्टैक ट्रेस यूज हो रहा था डिबगिंग के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्लास नेम प्लस में मैसेज प्लस में लोकेशन तीनों आ रहा होता है। तो आई होप यार आपको मेथड्स भी सारे क्लियर करा दिए हूँ मैंने, ठीक है।